Hello students, today we will discuss the very important concept of database management system, that is data models. डेटा मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई घर बनवाना चाहता है और उस घर को बनाने के लिए किसी ने किसी सिविल इंजीनियर को हायर किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में भी आपका कोई घर नहीं बनता। सबसे पहले क्या होता है कि सिविल इंजीनियर्स जो पर्सन है उसको एक मॉडल्स दिखाते हैं, मॉडल, ठीक है। तो उस मॉडल के देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि उसको हम चार्ट के वे में उसको हम रिप्रेजेंट करें, यानी कि चार्ट को हम उसको ड्रॉ करें, राइट। चार्ट में ड्रॉ करें ताकि जो कमियां हैं उसको हम उसके ऊपर देख सकें और उसको हम और कुछ जो कमियां उसको हम ऐड ऑन कर सकें, राइट। उसके बाद थर्ड फेज आता है कि उस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करें, राइट, इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली जो डेटा मॉडल्स है ये तीन जो लेयर हैं इनके ऊपर बेस्ड है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। एज यू कैन सी, डेटा मॉडल डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल that describes the logical structure of the database and determine in which manner data can be stored, organized and manipulated, right। यानी कि डेटा मॉडल जो है वो एक टाइप ऑफ मॉडल है जिसको लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का है, जो बताता है कि आपको जो डेटा है वो किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा, राइट। सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि डेटा मॉडल इज अ इम्पॉर्टेंट to distinguish between the description of the database and the data itself। ये मॉडल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन है और जो खुद डेटा है, सेल्फ डेटा है, उससे आप इसको क्या कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, राइट। सो दिस आर द डेफिनेशन ऑफ द डेटा मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ डेटा मॉडल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। वन इज द कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, सेकेंड वन इसको हम हाई लेवल मॉडल भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज द फिजिकल मॉडल, इसको हम लो लेवल मॉडल बोलते हैं, और थर्ड वन है आपका इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल यानी कि रिप्रेजेंटेशन मॉडल, राइट। सो नाउ डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आता है आपका कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल मीन्स इट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट दैट आर क्लोज टू द वे मेनी यूजर परसीव, यानी कि एक जो चीज़, जो डेटाबेस जो एक्चुअल में आप डिज़ाइन करने वाले हैं उसको एक कॉन्सेप्चुअली उसको हमने लिया हुआ है, यानी किस तरीके से आपका फाइनल डेटाबेस स्टोरेज होगा, कैसे फाइनल शेप जो रहेगी आपके डेटाबेस की वो क्या होगी। और वो जो मॉडल जो हम जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो यूज़ किया जाएगा, राइट। इट इज़ वेरी क्लोज टू द फाइनल शेप ऑफ द एक्चुअल डेटा, राइट। इट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट दैट आर क्लोज टू द वे मेनी यूजर परसीव, जिसको आप बहुत सारे यूजर्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या करेंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हम मॉडल जो होता है इसको हम ER डायग्राम भी मॉडल बोलते हैं, ER मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें हम एंटिटीज़ और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को हम उसको शो करते हैं। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटिटी इज नथिंग, इट्स अ रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल भी जानते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स आर द कॉन्सेप्ट्स सच एज एंटिटीज। इस जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जो होगा आपका उसमें हम ER मॉडल की हेल्प से ही उसको हम बनाते हैं। तो इसमें एंटिटीज़ का भी हम इंक्लूड करेंगे, एंटिटीज़ के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी हम इंक्लूड करते हैं, राइट। सो सेकेंड आपका है कि एन एंटिटी रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। मेनी टाइम्स आई डिस्कस कि कोई एंटिटी क्या है, वो आपका कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, मे बी आपका स्टूडेंट, मे बी आपका पर्सन, मे बी आपका एम्प्लॉय, एन नंबर ऑफ एंटिटीज आर देयर। एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट सम प्रॉपर्टीज, जैसे आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, कोर्स, राइट। एंड रिलेशनशिप अमंग द टू और मोर एंटिटीज। और रिलेशनशिप क्या होता है, कई सारी एंटिटीज़ हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट है और एक आपका फैकल्टी है, उसके बीच में रिलेशनशिप को शो करना, एम्प्लॉय है और आपका अकाउंट है, उसके बीच में रिलेशनशिप। तो कई सारी रिलेशनशिप होती है, इट एग्जिस्ट बिटवीन द मेनी एंटिटीज, राइट।
तो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। सेकेंड आपका जो मॉडल है दैट इज फिजिकल डेटा मॉडल, जिसको हम लो लेवल मॉडल भी बोलते हैं। फिजिकल डेटा मॉडल में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो एक्चुअल में कैसे स्टोर किया जाएगा, राइट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्री, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और उसको कैसे आप स्टोर करेंगे, उसके लिए हार्ड डिस्क ड्राइव क्या रहेगी, उसके लिए स्पेस कितना रहेगा, राइट। तो एक्चुअल में जो आपका जो स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इट कम्स विद इन द फिजिकल डेटा मॉडल, जिसको हम लो लेवल मॉडल कहते हैं, इसको लो लेवल मॉडल, राइट। So physical data model describe how data is stored in the computer by the representing information as a record format, record, ordering and access path. और ये डेटा कैसे एक्सेस किया जाएगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। And access path is a structure that make the search for the particular data records. Access path क्या होता है कि एक डेटा बेस के रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर डिस्कस करते हैं। मीन्ट फॉर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, नॉट फॉर एंड यूजर। इसको बनाने के लिए डेफिनेटली हमें डेटाबेस स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो दिस इज द फिजिकल डेटा मॉडल। नाउ इम्प्लीमेंटेशन या थर्ड मॉडल है हमारा दैट इज इम्प्लीमेंटेशन या रिप्रेजेंटेशनल मॉडल भी बोलते हैं। ये जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन मॉडल है ये आपका जो फर्स्ट लेयर मॉडल है जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, और दूसरा आपका फिजिकल, इसके बीच का होता है। इसको हम इजी भी बोल सकते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इजी का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा का आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, भाई डेटा के लिए कौन कौन सी एंटिटीज़ आएंगी, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी या उसका अल्फ़ा न्यूमेरिक रहेगी, इस टाइप के स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। तो डेटा मॉडल से नीचे की चीज़ होगी, डेटा मॉडल में सिर्फ आपने मॉडल दिखाया है ना, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या कर रहे हो आप, उस मॉडल के कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, राइट। तो इट इज़ समथिंग, और नीचे क्या होगा कि ये स्टोरेज के ऊपर की बात है, यानी कि अभी आप इसको स्टोरेज फेज में तो नहीं ला रहे हो, बट इसी के बिहाफ पे आप डेटाबेस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये एक बीच की एक लेयर है, एक बीच का एक मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल और आपका फिजिकल मॉडल। इसके लिए हम नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल को यूज़ करते हैं, वी विल सी अहेड। एंड रिप्रेजेंटेशनल मॉडल रिप्रेजेंट डेटा बाय यूजिंग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड हैंस आर समटाइम्स कॉल्ड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। इसको हम रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन या रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल है, इसमें हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। स्ट्रक्चर जहाँ भी वर्ड आता है आप समझ जाइए कि उसमें आपका एक एंटिटी है, उस एंटिटी की क्या 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 उसके टाइप रहेंगे, डेटा टाइप क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, है ना, डेट ऑफ बर्थ क्या का जो टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम रिप्रेजेंटेशनल मॉडल के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल डेटा मॉडल्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जैसे इसको हम हिस्टोरिकल डेटा मॉडल भी बोलते हैं। तो दे आर 6 टाइप ऑफ डेटा मॉडल। हिस्टोरिकल डेटा मॉडल ये उन मॉडल से अलग है, इसमें ये बताया जाता है कि आपका डेटा किन किन तरीक़ों से आपका डेटा रखा जाए, राइट। तो शुरू के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मॉडल, ऑब्वियसली हायरार्किकल मॉडल, बहुत बार आपके क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल अभी मैंने डिस्कस किया, रिलेशनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, राइट। तो इम्पॉर्टेंट जो आपके हैं दैट इज फर्स्ट 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ द डेटा मॉडल। नाउ सबसे पहले आता है आपका डेटा मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें मैंने बताया कि आपकी एक एंटिटी होगी और कई सारी एंटिटी होगी, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप डायग्रामेटिकली शो करते हैं। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी हो गई, आपकी एक एंटिटी हो गई, एक फैकल्टी हो गई, राइट। तो उनके बीच में आपका एक रिलेशनशिप जो शो करेंगे तो वो आपका यानी फैकल्टी स्टूडेंट, तो फैकल्टी वर्क्स फॉर स्टूडेंट, तो फैकल्टी एक एंटिटी, स्टूडेंट एक एंटिटी, वर्क्स फॉर इन द रिलेशनशिप, राइट। तो इस टाइप के हम जो चीज़ें होती हैं वो हम एंटिटी रिलेशनशिप के मॉडल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। द ER मॉडल इज बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड that consists of a collection of basic objects called entities again and relationship among the object, और उन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को हम शो करते हैं।
एंटिटीज आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और थिंग इन द वर्ल्ड, राइट। जैसे एग्जाम्पल्स के क्या क्या हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकती है, राइट। एट्रीब्यूट्स मैंने बताया, एट्रीब्यूट्स आर नथिंग, इट्स द प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी, एंड किसी भी एंटिटी को डिस्क्राइब करने का ये एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉय की एंटिटी क्या क्या हो सकती है, उसका एसएसएन नंबर, सोशल सर्विस नंबर, एड्रेस, डेजिग्नेशन, सैलरी, राइट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अब ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या एंटिटी है, क्या क्या रिलेशनशिप है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कस्टमर है, ये एक एंटिटी है, लोन एक एंटिटी है, बोरो क्या है, एक रिलेशनशिप है जो दो एंटिटी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब कस्टमर की क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कस्टमर। सेम मैनर में लोन की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लाइक लोन नंबर एंड अमाउंट। Now, discuss about the second type of model, that is relational model. इसमें क्या होता है कि we have to establish the relation between the multiple tables, because we know that we can have the multiple tables in our database, but the thing is that how we will communicate with the other tables, what will be the way to communicate with the other table, right? So you have to create the relationship among the tables, क्योंकि सिर्फ एक टेबल की बात नहीं होती। जब डेटाबेस की हम बात करते हैं तो वी कैन हैव एन नंबर ऑफ टेबल्स, राइट। तो रिलेशनल मॉडल इट रिप्रेजेंट द डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ टेबल्स वेयर ईच टेबल कैन बी स्टोर्ड एट अ सेपरेट फाइल, राइट। ए टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो। टेबल में क्या होता है आपका, एक तो आपका रो हो गया और एक कॉलम हो गया, राइट। तो रो एंड कॉलम, एंड ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम, ठीक है। कॉलम का नाम जो है वो यूनिक होगा, राइट। ऐसा नहीं कि आपने सिटी एक ले लिया तो दूसरा कॉलम भी सिटी के नाम से बना लिया, राइट। तो आपको डेटाबेस की ऐसी पॉलिसी होती है तो वो आपको डिनाई कर देगा कि दिस कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टेबल, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक टर्मिनोलॉजी आती है टपल, TUPLE, राइट। कई बार पूछा जाता है कि टपल क्या होता है। टपल क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, राइट। एक रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, आनंद है, कोरमगाला, बैंगलोर, 53 फ़ोन नंबर है और अकाउंट नंबर। तो ये एक टपल जो हुई हमारी, एक जो रो पूरी का पूरा रिकॉर्ड हुआ, ये कहलाता है हमारा ईच रो इज कॉल्ड अ टपल, राइट। ऐसी कई सारी टपल हो जाएंगी किसी भी एंटिटीज की। एक कॉलम हेडर एज ए एट्रीब्यूट, कॉलम जो हेडर है, जैसे नेम दिख रहा है आपको, लोकेशन दिख रही है, सिटी दिख रही है, फोन नंबर एंड अकाउंट नंबर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, राइट। नाउ थर्ड मॉडल, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हम डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज लेते हैं और उन एंटिटीज को आपस में लिंक करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, विच इज यूज टू रेफर टू द नेक्स्ट नोड, राइट। तो यहाँ पर हम एंटिटी को नोड की तरह से हम देख सकते हैं कि सपोज वी हैव अ नोड लाइक पब्लिशर, बुक, ऑथर, बुक ब्रांच एंड ब्रांच, राइट। तो इसमें क्या करते हैं कि हम अलग अलग एंटिटी को अगर दूसरे एंटिटी से हम लिंक करना चाहते हैं तो वी विल यूज द पॉइंटर कॉन्सेप्ट, राइट। यू कैन सी हियर डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिंक। रिलेशनशिप को हम जो लिंक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और विच कैन बी व्यूड एज ए पॉइंटर, राइट, विच कैन बी व्यूड एज ए पॉइंटर। द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी ग्राफ्स, राइट। जो अब ग्राफ हमने पढ़ता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ही होती है। स्टैक में डेटा स्टोर हो रहा है, हीप में हो रहा है, या ग्राफ में हो रहा है, या ट्री में हो रहा है, ट्री फॉर्मेट में हो रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं और इन हर तरीके में क्या हम एक ही चीज़ होती है कि यू हैव टू लर्न टू स्टोर द डेटा इन द डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। तो नेटवर्क मॉडल इज ऑल्सो यूज टू स्टोर द डेटा इन द with the help of pointers. Now next आता है आपका hierarchical model। इसको हम जैसे ट्री की फॉर्मेट होती है, ट्री हैज़ ए नोड एंड देयर आर द सम सिबलिंग्स आर देयर एंड लास्ट में लीफ नोड होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। तो जो ट्री फॉर्मेट के मॉडल को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं hierarchical data model. It is different from network model in the way that records are organized into the tree-like structure. रूट नोड हो गया आपका, उसके बाद फिर उसके लीफ नोड हो जाते हैं एंड लास्ट में इस तरह से आपका ट्री की तरह से आपका मॉडल होता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का ये भी एक तरीका है, राइट। तो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप मॉडल्स हम जो पढ़ रहे हैं उसका केवल एक ही पर्पज है कि हाउ टू स्टोर द डेटा इन विच मैनर, राइट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है आपका, वो आप चूँकि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि आज की डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम क्यों यूज़ करने लगे हैं। इसलिए यूज़ करने लगे हैं क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग अप्रोच को या अपने प्रोग्रामिंग अप्रोच को अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेट करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इट बिकम ईजियर फॉर द प्रोग्रामर्स टू write the program and to analyze the programs, right? For example, suppose you are making some projects, right? And with in this project, if you are taking the example of the real world, right? जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अप्रोच से उसको हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, देन यू विल एनालाइज ऑल द रिलेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उससे क्या होगा, आपको जो एनालिसिस का जो पार्ट है उसमें आपके एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। ये नए नए मॉडल क्यों आते हैं, क्योंकि अभी तक हम एररनियस जो चीज़ें हमको मिलती आई हैं कि इस मॉडल में ये प्रॉब्लम थी, अब बाद में जाके फिर उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, मेंटेनेंस का एक फेज़ आता है। तो ये जो नए नए मॉडल डेवलप होते रहते हैं इसलिए क्योंकि आप उनको यूज़ करके जो पहले प्रॉब्लम्स जो आती थी वो अब ना आए। जैसे हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो उसका स्टेट होता है या तो बिहेवियर होता है। स्टेट को हम कैसे करते हैं, उसके हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लिया कि क्लास आपने ले लिया, एक स्टूडेंट ले लिया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके स्टेट्स क्या क्या हो जाएंगी आपकी, राइट। स्टेट जैसे उसका नेम, इसको आप प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हो, स्ट्रिंग नेम, हाइट INT हाइट, ठीक है। तो जितने भी आप पॉसिबल उसके जो स्टेट्स हैं उसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हो और उसको आप इम्प्लीमेंटेशन में डालोगे। जब सारी चीज़ों को आप 100% एनालाइज करोगे तो एरर आने की चांसेस नहीं रह जाते, ठीक है। दूसरी तरफ आता है आपका बिहेवियर, कि उस ऑब्जेक्ट की उसका फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है, कैन टेक एडमिशन, ठीक है। और मेन जो जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेकिंग अ फंक्शंस, ठीक है। वहाँ फंक्शन बोलते हैं और यहाँ इसको हम बिहेवियर का नाम देते हैं। तो डेटाबेस को भी हम इस रियल टाइम ऑब्जेक्ट के मॉडल के को बेस बनाकर हम अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। सबसे पहले जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है इसको समझना होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं और ये क्यों यूज़ होता है। देखिए, इसको समझने से पहले मैं एक आपको एक फिगर हम देख लेते हैं। दिस इज द फिगर, राइट। इसमें आप देखें कि आपका सबसे पहले जो है एक 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका है एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, क्योंकि देखिए इस वर्ड में क्या है, यूजर्स हैं और उन यूजर्स को किससे इंटरेक्ट होना है, डेटाबेस से। आप जीमेल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, लॉगिन डालते हैं ना, आपको एक इंटरफेस दिख रहा होता है फेसबुक का। आपको डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, आपको एक इंटरफेस दिख रहा होता है। प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्राम बना के एक इंटरफेस आपको बना दिया गया है, ठीक है, ताकि आप इजीली इंटरेक्ट कर सकें। वहाँ आप अपना लॉगिन पासवर्ड डालते हैं और वो फिर डेटाबेस से कनेक्ट होता है और आप इजीली लॉगिन हो जाते हैं, राइट। उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं उससे क्लाइंट को मतलब नहीं है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो एंड यूज़र है दैट इज एक्सटर्नल व्यू, दैट इज यूज़र, एंड यूज़र कैन बी n नंबर ऑफ यूज़र्स। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितने यूज़र होने चाहिए, n नंबर यूज़र कैन बी देयर। अब सबसे पहले उसके बाद आता है आपका कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। 3 लेवल है, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल का मतलब क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस यूजर। बहुत सारे यूजर्स हैं, उनको बहुत सारे यूजर हो सकते हैं आपके एप्लीकेशन में, और दे ऑल कैन एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली। कॉन्करेंट एक्सेस जो एक फीचर है डेटाबेस का, उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टेंट फॉर द होल डेटाबेस। इसमें अगेन डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसका टाइप क्या रहेगा, उसका मतलब कॉन्स्टेंट्स क्या क्या लगाएंगे, प्राइमरी क्या लगाएंगे, उसका प्राइमरी की क्या होगा, फॉरेन की क्या होगा, किसको एक्सेस देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें हम किस में डिसाइड करते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, ठीक है। दिस इज अ थर्ड लेवल ऑफ आर्किटेक्चर।
लास्ट आता है आपका इंटरनल लेवल, ये बताता है आपका कि एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो कैसे स्टोर किया जाएगा, किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा, मे बी इन द ट्री फॉर्मेट, मे बी इन द स्टैक फॉर्मेट, और उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए, क्या इंडेक्सिंग क्या होगी, किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा रखा जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपका जो है वो थर्ड लेवल पर, जैसे क्या लिखा हुआ है, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पर, और अगेन इसके साथ किस किस तरीके से वो डेटा एक्सेस किया जाएगा इसका भी हम यहाँ पर इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्री जो स्कीमा आर्किटेक्चर है। अच्छा, थ्री पहले चलता था टू टियर आर्किटेक्चर, जिसमें डायरेक्ट जो यूज़र है वो डेटाबेस से आपका इंटरेक्ट होता था। इससे क्या होता था कि अगर एन नंबर ऑफ यूज़र है तो जो डेटाबेस का जो लोड है वो बहुत बढ़ जाता था, इससे उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब यूज़र डायरेक्ट उससे नहीं कर रहा है, एक्सेस तो करता है, लेकिन उसके बीच में जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, इंटरनल स्कीमा है, उनको फॉलो करते हुए वो डेटाबेस के टच में आता है, राइट। तो टू टियर आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बीच की जो दो लेयर है वो गायब हो जाती हैं। यानी कि ऐसे समझ लें कि आज की डेट में क्या होता है कि आप जीमेल के थ्रू आप अपने मतलब लॉगिन करते हैं, तो जीमेल के पहले क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा उस स्ट्रक्चर पर जाती है जहाँ पे आपका डेटाबेस कैसे रेडी किया गया है, फिर डेटाबेस फिजिकल स्टोरेज पे जाती है, वहाँ से आप डेटा को स्टोर कर दो। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने घर से अपना टिकट बुक करा लिया, तो ये थ्री टियर आर्किटेक्चर है। एक होता है कि आप काउंटर पे जाएं, पैसे दें और वहाँ से अपना टिकट बुक कराएं, दैट इज कॉल्ड टू टियर आर्किटेक्चर, क्योंकि डायरेक्टली आप डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहे हैं। टू टियर आर्किटेक्चर में आपने पैसे दिए, वहीं पर आपका बुक हुआ, और अब वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब एक्सटर्नल व्यू, दैट इज योर एंड यूजर्स, राइट। तो दैट इज वाई इट इज इन द थ्री टियर आर्किटेक्चर। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द गोल ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन फ्रॉम द फिजिकल डेटाबेस। ठीक है, जो यूजर का एप्लीकेशन है उसको और फिजिकल डेटाबेस है उसको सेपरेट करना इसका पर्पज होता है। एंड इट डिफाइन डेटाबेस स्कीमा एंड थ्री लेवल्स। फर्स्ट वन द इंटरनल स्कीमा, इंटरनल लेवल टू डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। सेकेंड वन इज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल to describe the structure and constraints for the whole database, पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर और कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना, राइट। और थर्ड वन आपका एक्सटर्नल, मतलब कि एक्सटर्नल लेवल व्यू लेवल ही बोलते हैं, टू डिस्क्राइब द वेरियस यूजर्स व्यू, यूजली यूजेस द सेम डेटा मॉडल एट द कॉन्सेप्चुअल, राइट। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं इसको हम। नाउ अब हम बात करेंगे डेटा इंडिपेंडेंस की, राइट। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस क्यों यूज हो रहा है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस हमें क्यों कॉन्सेप्ट, हम क्या मतलब क्या है इसको पढ़ने। इसका मतलब वही है कि एक यूजर लेवल जो है, एक यूजर है उसको सिर्फ हम डेटा को ही दिखाएंगे, बाकी का जो है वो हम नहीं दिखाएंगे, उसको हाइड करके रखेंगे, राइट। सिर्फ वो डेटा को देख सके, उससे मतलब भी क्या है, एक यूजर को क्या चाहिए, उसने IRCTC का टिकट बुक कराया, टिकट बुक होकर डेटा उसके पास आ गया, टिकट बुक हो गई। अब वो जो डेटा है कैसे स्टोर किया गया, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट लगाए गए थे, उसमें डेटा टाइप क्या था, उससे सिर्फ मतलब नहीं और होना भी नहीं चाहिए, राइट। थर्ड वन कि डेटा कैसे स्टोर किया गया, राइट। कैसे स्टोर किया गया मतलब उसमें कौन सा ट्री फॉर्मेट में किया गया या फिर हीप में किया गया, या उसका किस हार्ड डिस्क में उसका एक्सेस पाथ क्या है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं ये जो चीज़ें हैं इसी के ऊपर बेस हमारा डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सी चीज़ों को किससे हमें दिखाना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब हम उस चीज़ों को दिखाएंगे और उसको हाइड करेंगे। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट नेक्स्ट लेवल। इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इंटरनल स्कीमा यानी कि लास्ट वाले स्कीमा में कोई चेंज कर रहे हैं, राइट, तो उसका इम्पैक्ट कॉन्सेप्चुअल वाले स्कीमा पे नहीं आएगा, राइट। इसी तरीके से अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे हम कुछ इम्पैक्ट चेंज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट यूजर लेवल पर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है, डेटा इंडिपेंडेंट है, इंटरनल लेवल पर इंडिपेंडेंट है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर इंडिपेंडेंट है, राइट। तो दिस इज द अब बात आती है यहाँ पे कि कितने टाइप के आपके डाटा इंडिपेंडेंस होते हैं।
तो दो टाइप के डाटा इंडिपेंडेंस होते हैं, एक तो आपका लॉजिकल इंडिपेंडेंस और दूसरा फिजिकल इंडिपेंडेंस, राइट। लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू मॉडिफाई और चेंज द कॉन्सेप्चुअल। रिमेंबर, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहाँ आता है? द एबिलिटी टू मॉडिफाई और चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है। यानी कि जो एक एक्सटर्नल स्कीमा है और जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपका एक्सटर्नल व्यू पे नहीं आएगा, राइट। मॉडिफिकेशन आर नेसेसरी व्हेन एवर द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मॉडिफिकेशन तो हर जगह होंगे, जैसे गूगल का ही है। क्या होता है कि एक बार, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने जो एक बार डेटाबेस बना दिया वो हमेशा के लिए फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता है। यूज़र बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। कई बार डेटाबेस एक जगह लोड बढ़ जाता है तो उसको वो दूसरी जगह रखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि 10 साल पहले जो डेटाबेस था उनका आज भी वही है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन और चेंज तो जरूरी रहती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यूजर लेवल पर नहीं पड़ता है। यूजर को वही दिखेगा और दिख रहा है और उसको वो इजिली एक्सेस कर रहा है, राइट। द चेंज इन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में बी एक्सपेंडेड, द डेटाबेस में बी एडेड एंड न्यू डेटा, यानी कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं और उसका इम्पैक्ट आपका एक्सटर्नल व्यू पे नहीं पड़ता। दूसरा आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है? द एबिलिटी टू मॉडिफाई और चेंज द इंटरनल, यानी फिजिकल लेवल पर, इंटरनल लेवल पर जो आप चेंज कर रहे हो उसका कोई भी चेंज कंसेप्चुअल स्कीमा पे नहीं आएगा, राइट। उसमें मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। भाई पहले ट्री फॉर्मेट में था, अगर लोड बढ़ रहा है, अगर लगता है कि ये जो स्टोरेज है ये सही नहीं है तो उसको फिर ग्राफ फॉर्मेट में चेंज करते हैं, नहीं है तो हायरार्किकल मॉडल में करते हैं, नहीं है तो नेटवर्क मॉडल में करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपका कॉन्सेप्चुअल पे नहीं पड़ेगा, राइट। तो मॉडिफिकेशन आर नेसेसरी इन दिस लेवल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसमें नई नई पॉलिसीज हम करते रहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पर नहीं पड़ता है। Changes to the internal schema is needed because some physical file had to be reorganized, such as changing the access mode of the path. जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सेस पाथ कैसे रखना है वो भी चेंज होता रहता है, उसका जो फिजिकल स्टोरेज है वो भी हम चेंज करते रहते हैं। तो ये चेंजेस तो होती रहेंगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अपर लेवल पर नहीं पड़ेगा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो उसके अपर लेवल पर नहीं पड़ेगा। वो होता है इंडिपेंडेंट, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो दो टाइप के हमारे इंडिपेंडेंट डेटा इंडिपेंडेंस हैं। पहला है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट, जो आपका एक्सटर्नल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू के बीच में जो मॉडिफिकेशंस होता है उसको में कोई इम्पैक्ट नहीं लाता है। दूसरा आपका है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जो कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल के बीच में आता है, उसका इम्पैक्ट आपका कॉन्सेप्चुअल पर नहीं आता है, ठीक है। तो दिस इज द data independence concept.